आज अपन बात करेंगे पर्यावरण का अर्थ एवं उनके घटक, मीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स के घटक। पर्यावरण कहते हैं किसको है? व्हाट इज द एनवायरमेंट? पर्यावरण क्या है? पर्यावरण के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण किन किन तत्वों से बना है के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये संसाधन एवं पर्यावरण साथ में है, तो संसाधनों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण क्या है? मीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट, पर्यावरण का अर्थ। साधारण शब्दों में देखा जाए तो पर्यावरण पृथ्वी पर प्रभावकारी दशाओं का ऐसा योग है जिसमें मानव, जीव जंतु तथा पादप समुदाय रहते हैं। कहने का तात्पर्य पृथ्वी पर प्रभावकारी दशाओं का ऐसा योग जिसमें मानव, जीव जंतु तथा समस्त पादप समुदाय, छोटे से छोटे पौधे से लगाकर के विशालकाय पेड़, समस्त पादप समुदाय रहते हैं। समस्त पादप समुदाय रहते हैं। ये सभी जैविक घटक अपने उद्भव, विकास तथा कार्य प्रणाली के अंतर्गत, उद्भव, विकास तथा कार्य प्रणाली के अंतर्गत पर्यावरण से प्रभावित होते हैं एवं पर्यावरण के साथ अनुकूलन के तहत, पर्यावरण के साथ अनुकूलन के तहत इसे भी प्रभावित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि पर्यावरण जैविक तथा अजैविक, पर्यावरण जैविक तथा अजैविक घटकों का सामंजस्य स्थल है। पर्यावरण जैविक तथा अजैविक घटकों का सामंजस्य स्थल भी है, जहां पर्यावरण के भौतिक घटक, भौतिक घटकों में जैसे स्थल, जल, वायु, मृदा तथा जैविक घटक जैसे प्राकृतिक एवं जीव जंतु परस्पर समायोजन के द्वारा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। अर्थात मनुष्य एक विशिष्ट पर्यावरण में, मनुष्य एक विशिष्ट पर्यावरण में जन्म लेकर अपना विकास कर उसकी क्षमताएं तथा गुण संपूर्ण पर्यावरण से संबंधित रखता है। वह पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील भी रहता है। यानी कि पर्यावरण हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। पर्यावरण हमारी पृथ्वी पर जीवन का एक आधार है, जो न केवल मानव व्यक्ति बल्कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व वनस्पति के उद्भव और उसके विकास तथा अस्तित्व का आधार भी है। कहने का मतलब पर्यावरण हमारी पृथ्वी पर एक जीवन का आधार है, जो न केवल मानव बल्कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं व वनस्पति के उद्भव, विकास और अस्तित्व का आधार भी है। विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं हैं, जैसे उनके विकास, सभ्यता के विकास से वर्तमान युग तक, जो वर्तमान का युग है, उन तक मानव ने जो भी प्रगति की है या मानव ने जो भी विकास किया है, उसमें पर्यावरण की एक विशिष्ट भूमिका रही है या विशिष्ट महत्वता रही है तथा यह कहना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा
कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति का विकास मानव पर्यावरण के समायोजन एवं समानुकूलन का सामंजस्य का ही परिणाम है। कहने का मतलब यही है कि इसी कारण से मानव पर्यावरण के साथ में जो समायोजन एवं अनुकूलतम और जिसको एडजस्टमेंट बोलते हैं हमने, अनेक जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसका प्रतिकूल पर्यावरण के कारण ही जो विभिन्न प्रकार के काल गर्त में समा गए और उसके अनेक जीवों एवं पादपों समूहों की प्रजातियां भी विलुप्त हो गई और अनेक प्रकार की प्रजातियां संकट में गहराती भी जा रही हैं। तो इसी प्रकार से भूगोल में पर्यावरण का अध्ययन जन्मजात के रूप में विद्यमान रहा है, क्योंकि इसी के संदर्भ में मानव अनुक्रियाओं का अध्ययन करके और मानव सहित सभी जातियों और जैसे जिसमें पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु जगत ये सब आ गए और इसी के परिणाम सभी यही मतलब पर्यावरण की ही देन है। सभी समुदायों जिसमें जैविक एवं अजैविक में इसमें पर्यावरण की टोटल इसमें देन आती है। तो पर्यावरण टोटल पृथ्वी का एक प्रभावकारी दशाओं का ऐसा योग है जो मानव जीव जंतुओं तथा पादप समुदाय जहां पर रहते हैं। कहने का मतलब कि पर्यावरण एक ऐसी दशाओं का योग है जो अपने मानव के चारों ओर रहने और उसका एक परिवेश जो तैयार करता है। कहने का मतलब पर्यावरण का सामान्य अर्थ यदि देखा जाए तो भौतिक परिवेश से है, जो पृथ्वी के जैव जगत को आवर्त या घेरे हुए है। भौतिक परिवेश से जो पूरी पृथ्वी को एक आवरण के रूप में घेरे हुए है। इस प्रकार से इस प्रभाव से जीव जगत या जीवन जो स्पंदित होता है, जिसमें पर्यावरण भौतिक तत्वों और उनकी दशाओं जैसे प्रभावों का दृश्य और अदृश्य समुदाय जो जीवधारियों को परिवर्तित कर उनकी अनुक्रियाओं का सभी अनुक्रियाओं को भी प्रभावित करता है और स्वयं भी उनसे प्रभावित होता रहता है। पर्यावरण से तात्पर्य यह भी लिया जा सकता है कि वह वातावरण जिससे संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड या जीव जगत घिरा हुआ है। कहने का मतलब पर्यावरण से एक ऐसा भी मीनिंग लिया जा सकता है कि वह वातावरण जिससे संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड जीव जगत संपूर्ण जिससे घिरा है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो संपूर्ण पृथ्वी का जीवन एक आवरण से आवर्त है। संपूर्ण पृथ्वी का जीवन एक आवरण से आवर्त है, घिरा हुआ है, जो इसे परिचालित भी करता है और स्वयं भी प्रभावित होता है। पर्यावरण शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के शब्द इन्वायरमेंट से बना है, जिसका अभिप्राय समस्त पारिस्थितिकी अथवा परिवर्तन होता है। जंतु तथा वनस्पति समुदाय को प्रभावित करती है। इस प्रवृत्ति में जो भौतिक तत्वों की प्रधानता होती है, पर्यावरण एक अंग्रेजी के इन्वायरमेंट शब्द का ही भाषांतर पुनरूपित है, जो दो शब्द इन्वायरमेंट तथा मेंट के शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जैसे अपने आसपास यानी सराउंडिंग जिसको बोलते हैं, आसपास को घेरे हुए जिसको बोलते हैं हमने आसपास क्षेत्र को घेरे हुए, या पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने इसको एक अलग ही प्रयोग किया है इन पर और इनका अभिप्राय एक समस्त परिवर्तन से यानी घेरे हुए वातावरण से बताया है। जैविक परिस्थितियों का सम्मिलित एक आवरण बताया है। पर्यावरण भौतिक तथा जैविक
परिस्थितियों का सम्मिलित आवरण है जो संपूर्ण जीवमंडल को घेरे हुए है तथा जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की उत्पत्ति तथा उनकी वृद्धि को व उसकी क्रियाओं को घेरे हुए है। शाब्दिक अर्थ में अगर कहा जाए तो अंग्रेजी के इस दो शब्दों से स्पष्ट होता है कि जैसे इन्वायरमेंट का एक शाब्दिक अर्थ है घेरना और मेंट का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से, अर्थात पर्यावरण का अर्थ चारों ओर से घेरना है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को सभी दिशाओं से आवर्त करने वाले तत्वों को सम्मिलित रूप में पर्यावरण कहा जाता है, अर्थात पर्यावरण एक समष्टि है और मानव उस समष्टि का अंग है। पर्यावरण एक समष्टि है तथा मानव उस समष्टि का अंग है। कहने का मतलब कि मानव एक अभिन्न अंग है पर्यावरण के विभिन्न, जैसे पर्यावरण को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। विश्व शब्दकोश के अनुसार यदि देखा जाए तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से देखी जा सकती है। विश्व शब्दकोश के अनुसार पर्यावरण उन सभी दशाओं और प्राणियों का प्रभावी योग है जो जीवों में उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। इस प्रकार से इसी क्रम में हास्कोविट के अनुसार पर्यावरण संपूर्ण बाह्य परिस्थितियों और उसका जीवधारियों पर पड़ने वाला एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जो अपने इस जैव जगत के विकास चक्र में नियामक है रूप से प्रभावी एवं जीव जगत पर पड़ने वाला प्रभाव। पारक के अनुसार पर्यावरण उन दशाओं का योग कहलाता है। पर्यावरणविद पारक के अनुसार पर्यावरण उन दशाओं का योग कहलाता है जो मानव को निश्चित समयावधि में नियत स्थान पर आवर्त करती है। डेविस के अनुसार मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले हुए उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनसे वह निरंतर प्रभावित होता रहता है। इस प्रकार से इसी क्रम में रटलेस्टेम के अनुसार पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास एवं प्रकृति को परिवर्तित कर निर्धारित करता है। एजी टॉन्सले के अनुसार, एजी टॉन्सले ने 1935 में जो एक शब्द दिया था इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र, जो शब्द दिया था वो एजी टॉन्सले का शब्द है। एजी टॉन्सले एक पर्यावरणविद है, उन्होंने एक अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित किया है, कैसे उनको परिभाषित किया है। टॉन्सले के अनुसार पर्यावरण है, एजी टॉन्सले ने जो परिभाषा दी है उनके अनुसार प्रत्येक भाग या अंग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीव जंतुओं के जीवन काल को प्रभावित करते हैं उसी आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। कहने का मतलब कि पर्यावरण वो समस्त जीवधारियों जैविक या अजैविक परिस्थितियों को घेरने वाला जो एक चारों ओर से आवरण जो है उसको विभिन्न प्रकार के जो आवरण जो घिरे हुए हैं उनकी प्रभावी दशाओं का योग सबने बताया है। सभी ने उनका योग कहा है। पर्यावरण यानी प्रभावी दशाओं का वह योग है जिसमें सभी जीव रहते हैं। पर्यावरण जीवों के परिवर्तीय कारकों का योग है। इसमें जीवन की परिस्थितियों के संपूर्ण तथ्य आपसी सामंजस्य से वातावरण बनाते हैं। आपसी सामंजस्य से वातावरण बनाते हैं। इसी वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। भूमि या मानव को चारों ओर से घेरे हुए उन सभी भौतिक स्थलों में सब भौतिक स्वरूप आ गए जिसमें विभिन्न प्रकार की धरातल की बनावट है। भौतिक स्वरूपों से है जिसमें न केवल वह रहता है बल्कि उनका प्रभाव भी उनकी आदतों व क्रियाओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कहने का मतलब इस प्रकार से भौतिक व प्राकृतिक संसाधन जिसमें कौन कौन से
मिट्टी की प्रकृति, स्थिति, जलवायु, वनस्पति, खनिज, जल व थल का वितरण व सूर्यता इत्यादि इत्यादि क्रियाएं जो भूमंडल पर घटित होती हैं वह उनसे मानव प्रभावित होता है, उनके सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें सभी भौतिक क्रियाओं में जैसे तापमान, वायु, आर्द्रता, ये सब सूर्यताप, समस्त जल व थल का वितरण, वनस्पति, खनिज, स्थिति, ये सब उनको प्रभावित करते हैं और उन सभी सम्मिलित रूप से इन सभी क्रियाओं को पर्यावरण कहते हैं। अगर दूसरे अर्थों में लिया जाए तो पर्यावरण का भौतिक एवं जैविक एक संकल्पना है। पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है जिसमें पृथ्वी के अजैविक तथा जैविक संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। अजैविक दशाओं में स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल प्रदर्शित होता है और यह पर्यावरण विश्व का समग्र दृष्टिकोण है, क्योंकि यह किसी समय संदर्भ में बहुस्थानिक, तात्विक एवं सामाजिक आर्थिक तंत्रों जैसे जैविक एवं अजैविक रूपों में और व्यवहार में तथा पद्धति, स्थान की गुणवत्ता, गुणों के आधार पर की जाए तो एक दूसरे से अलग होते हैं तथा उसका एक साथ में कार्य होता है। यानी अंत में हम यह कह सकते हैं कि उन सब दशाओं का योग जो कि जीवधारियों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करता है वह पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इन सब परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, जिससे प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापों में वह परिवर्तन करता है, परिवर्तनशील रहता है। मानव में प्राकृतिक तत्वों में रूपांतरण, मॉडिफिकेशन बोलते हैं जिसको, रूपांतरण का अपनी स्पष्ट छाप, जैसे अधिवास खड़ा करता है, स्पष्ट छाप, अधिवास है, सड़क है, इनको अपने उदाहरण भी दे सकते हैं। खेती करना है, उद्योग धंधे है, व्यापार है आदि के रूप में पृथ्वी की कार्य प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब मानवीय क्रियाकलापों का संबंध भौतिक तत्वों से है। मानवीय क्रियाकलापों का संबंध किससे है? भौतिक तत्वों से है। इसी सम्मिलित मानव व पर्यावरण की अंतर्क्रिया को भौगोलिक पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। पर्यावरण की अंतर्क्रिया यदि समझी जाए तो भौगोलिक पर्यावरण अर्थात पर्यावरण को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, मोटे मोटे रूप से। जैसे एक प्राकृतिक या भौतिक, जो प्रकृति से संबंध रखता है, और दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण, जो मानव स्वयं तैयार करता है, वो सांस्कृतिक पर्यावरण है। अब ये दो के पर्यावरण के विभाजन। अब घटक कौन कौन से हैं? घटक कंपोनेंट्स बोलते हैं अपने। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे घटक है क्या चीज? पर्यावरण में जीवों का अस्तित्व कायम रहता है। यह पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर के बना है। इन कारकों का प्रभाव जीवधारियों पर परिलक्षित होता है, दिखाई देता है सीधा सीधा। और
पर्यावरण के कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप, पर्यावरण के कारकों के प्रभावों के परिणाम स्वरूप जीवधारियों में प्रयुक्त क्रियाकलापों के कई अनुकूलन उत्पन्न होते हैं। कई अनुकूलन उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? जैसे अनुकूलन कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? जिसमें अनेक कारक हैं, जैसे मिट्टी है, जल है, वायु है, ये सब तत्व एक प्रकार से पर्यावरण को अनेक कारकों में वर्गीकृत करते हैं। अतः मनुष्य को प्रभावित करने वाले बाह्य बलों या परिस्थितियों को पर्यावरण के कारक कहते हैं। यदि इसी को दूसरे शब्दों में लिया जाए तो पर्यावरण के प्रत्येक भाग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट रूप से जीव जंतुओं के जीवन काल को प्रभावित करते हैं, उसे घटक या कारक कहते हैं। सामान्य रूप से इन घटक या कारकों को 3 भागों में वर्गीकृत या बांटा जा सकता है। कारकों या घटकों को 3 रूपों में बांटा जा सकता है। एक तो जलवायु कारक। जलवायु कारक कौन कौन से होते हैं? जिसमें मृदा कारक हो गई, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा, ये जलवायु कारक है। जिसमें दूसरा जैसे जैव तत्व है। जैव तत्व कौन कौन से हुए? जीव जंतु तथा वनस्पति वर्ग। तीसरा मृदा कारक। मृदा कारक में मृदा की नमी, मृदा का तापमान, मृदा के जैव तत्व, ये सब मृदा कारक आते हैं। कहने का मतलब पर्यावरण या तत्व, जैसे पदार्थ या तत्व, मृदा जिसको मिट्टी कहते हैं अपने, मृदा जो जीव जगत या वनस्पति जगत के लिए एक अति आवश्यक, एक प्रकार का प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है। तो इनमें जीवन के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार मुख्य रूप से जैविक एवं अजैविक घटक बताए गए हैं विभिन्न भूगोलवेताओं के अनुसार। इसमें जैसे ओस्विन ने पर्यावरण के 5 घटक बताए। इसमें पदार्थ या तत्व, मृदा, जल, दशाएं जिसमें ताप करेगा प्रकाश, बल कौन से है? वायु एवं गुरुत्व बल, जीव जंतु, वनस्पति एवं जीव जंतु आगे, और एक बताया इन्होंने समय, सबसे बड़ा। विभिन्न प्रकार के भूगोलवेताओं ने जीवन के आधार पर 2 ही प्रकार बताई, तो जैविक और एक अजैविक, 2 घटक बताई है। जैविक घटकों में पादप, जीव जंतु, मानव की समस्त क्रियाएं, और अजैविक घटकों में जल, वायु, मृदा, तापमान, धरातल, ये सब अजैविक में आते हैं। सभी को सम्मिलित किया जाता है अजैविक में। और सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो जैसे अवस्थिति, लोकेशन में एक तो ज्यामितीय अवस्थिति होती है, और ज्यामितीय का मतलब जैसे अक्षांशीय, देशांतरीय अवस्थिति होती है, सामुद्रिक एवं स्थलीय अवस्थिति होती है, निकटवर्ती देशों के संदर्भ में भी अवस्थिति होती है, और इसके अलावा उच्चावत, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जैविक कारक में मानव, जीव जंतु आगे, मृदा कारक में जलराशियां, और पर्यावरण के इस प्रकार से सामूहिक रूप में जो देखा जाए तो अवस्थिति, उच्चावच और जैविक कारक और मृदा कारक। इसमें जैविक में वनस्पति जगत ये सारा आ जाता है। तो ये सामान्य घटक में जाने जाते हैं। इन घटकों का यदि सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाए तो सामान्य रूप में अधिकतर भूगोलवेताओं ने क्या किया, इनके पर्यावरण के जैसे अवस्थिति के बारे में देखा जाए तो अवस्थिति एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जिसका पर्यावरण के अंग के रूप में भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। कैसे किया जाता है? किसी स्थान की लोकेशन, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अवस्थिति वह स्थिति होती है इसमें
जिसमें देखा जाए तो उसकी सापेक्षिक महत्ता परिवर्तित होती है। भाई किसी स्थान की अक्षांश या देशांतरीय स्थिति से अवस्थिति का महत्व स्पष्ट करते हुए हंटिंगटन, एक जलवायुवेता है हंटिंगटन, उन्होंने क्या कहा है? हंटिंगटन महोदय ने बताया कि अवस्थिति का महत्व है ग्लोब पर किसी देश की स्थिति उस देश के भूगोल को समझने के लिए या समझने की एक कुंजी है। कहने का मतलब ग्लोब पर यदि अपन किसी देश की स्थिति का अवलोकन करेंगे तो उसकी अवस्थिति जो है वो ग्लोब पर क्या बताएगी, वो उनको समझने की एक कुंजी है। 360 डिग्री का जो जाल है उसमें 180 और जैसे 180 देशांतर और अक्षांश रेखाओं का जाल जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है उनको समझने की एक कुंजी बताई है हंटिंगटन नाम ने विद्वान ने। जैसे ये तो हो गई अवस्थिति। ज्यामितीय अवस्थिति कौन सी होती है? ज्योमेट्रिकल। इसमें विभिन्न प्रकार का, जैसे कोई प्रदेश है उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करनी है तो ग्रीक जो भूगोलवेता थे उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को ज्यामितीय आधार पर 3 रूपों में या 3 कटिबंधों में बांटा। उष्ण, शीतोष्ण और शीत, उष्ण और शीत और एक बीच का शीतोष्ण। इस प्रकार से समुद्रीय और स्थलीय स्थिति देखी जाए, जो समुद्र से घिरे हुए स्थान होते हैं, समुद्र के चारों तरफ जो घिरे हुए स्थान होते हैं उसको सामुद्रिक स्थिति बोलते हैं। जैसे भारत के तीनों ओर अरब सागर, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर, ये सामुद्रिक स्थिति पाई जाती है। इसी प्रकार से एक सागरीय स्थिति कह सकते हैं, जैसे इटली है, इटली सागरीय स्थिति में जैसे एक सागरीय स्थिति होती है, द्विसागरीय होती है, चारों तरफ से एक सागरीय स्थिति होती है। वो भी ऐसे कुछ देश हैं और इसमें जैसे इटली है, भारत है, ये 3 ओर से पानी से घिरे हुए, चिली है, स्पेन है, ये 3 ओर सागरीय स्थिति है। एक सागरीय स्थिति में रोमानिया, बुल्गारिया है ना, एक रोमानिया, बुल्गारिया और ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एक सागरीय स्थिति है। और यदि देखा जाए तो कनाडा, फ्रांस, तुर्की, ये 3 सागरीय स्थिति में आ जाते हैं। और बहुसागरीय में ग्रेट ब्रिटेन, जापान, ये बहुसागरीय स्थिति में आ जाते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी देश की स्थिति वहां के पर्यावरण को रेखांकित करती है। निकटवर्ती देशों के संदर्भ में देखा जाए तो समीपवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति को परिभाषित करते हुए यदि देखा जाए तो राज्य के समीप स्थित देशों की संख्या से एवं उनके प्रकार से है कि उसकी संख्या कितनी है, उसका प्रकार कैसा है, उसका प्रभाव राज्य के विकास पर उसका पड़ता है। इस प्रकार से राज्य के निकटवर्ती देशों के संदर्भ में भी स्थिति देखी जा सकती है। उच्चावच पृथ्वी पर धरातल की आकृतियां विभिन्न प्रकार की, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, एक नीचा भाग होता है, एक ऊंचा उठाव होता है और एक ऊबड़ खाबड़ होता है। तो इस प्रकार से उसके प्रभाव की सीमा निर्धारित करती है विभिन्न देशों के रूप में। जैसे धरातलीय आकृति को प्रभावित करती है उनकी जलवायु, जलवायु द्वारा दृष्टिगत होता है। जैसे अपने हिमालय है तो ठंडी हवाएं, साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं उनको रोकता है। यदि आज हिमालय नहीं होता तो भारत पूरा बर्फ से ढका रहता है। इस प्रकार से उच्चावच है वो अपने जलवायु की अनुसार दृष्टिगत होता है। जलवायु दशाओं के आधार पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण की प्रकृति निश्चित होती है। पृथ्वी के धरातल का जो संपूर्ण धरातल है, पृथ्वी का जो ग्लोब है, उसको देखा जाए तो पृथ्वी के धरातल पर पर्वत, पठार तथा मैदान, ये 3 उच्चावच हैं बड़े बड़े। तो पृथ्वी के धरातल का 26% भाग तो पर्वत है, 26%। पृथ्वी के 33% भाग पर पठार हैं और पृथ्वी के बचे हुए जो 27.77 समथिंग जो है उसके भाग पर पठार और 43% भाग पर मैदान है। कहने का मतलब पर्वत 26% भाग हुआ, पठार 33% भाग पर और मैदानी भाग 41% भाग पर। तो 3 रूप हो गए बड़े बड़े। इन 3 रूपों में यदि भारत का देखा जाए तो
3% भाग पर्वतों से और 43% भाग मैदानों से घिरा हुआ है। पर्वतीय भाग जिसको हमने एक बहुत ही उच्च क्षेत्र बोलते हैं, वो भाग मतलब असमतल होते हैं और जलवायु भी कठोर होती है। जैसे अति शीत होगी क्योंकि ऊंचाई पर तापमान कम होगा तो जलवायु कठोर होती है, और उच्चावच का प्रत्यक्ष प्रभाव जलवायु का पड़ता है। कहने का मतलब कि उच्चावच का प्रत्यक्ष प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। अब अगला आ गया जलवायु। जलवायु पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक है। कैसे? क्योंकि जलवायु से प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जलराशियां, जीव जंतु ये सब प्रभावित होती हैं। क्योंकि जलवायु एक ऐसा कारक है। जलवायु के बारे में एक अच्छी डेफिनेशन है अपने पर्यावरणविद जो कुमारी ईसी शैम्पूल ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि शैम्पूल ने क्या कहा, पर्यावरण के सभी भौगोलिक कारकों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कहने का मतलब जलवायु के जो 5 तत्व हैं, जिसमें वायुमंडलीय तापमान, सूर्य ताप, वायु भार, पवनें, आर्द्रता तथा वर्षा आदि मानव को प्रभावित करते हैं। तापमान जिसमें संपूर्ण सूर्य ताप, इसमें पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण है, वो भी जलवायु के कारकों द्वारा ही प्रभावित होता है। पृथ्वी के समस्त क्षेत्र के देखा जाए तो केवल 30% भाग पर ही संसार की संपूर्ण जनसंख्या एक निवास करती है। बाकी 70% भाग पर तो स्थलीय जलवायु की दृष्टि से जनसंख्या के अनुकूल ही नहीं है। कहने का मतलब कि जो स्थल का 30% भाग है वो जलवायु का एक रहने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। 70% भाग तो एक प्रतिकूल जलवायु प्रदर्शित करता है। 70% रहने के लायक नहीं है, क्योंकि अति शीत, अति उष्ण, अति उष्णाद्र जो मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, जिसमें टुंड्रा प्रदेश है, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन के आगे भूमध्य रेखीय प्रदेश में समुद्री भाग है, अति गहरे भाग हैं, तो ये 70% भाग सकते हैं। अति निर्जन क्षेत्र बोलते हैं इसको, ये 70% भाग है। तो 30% एक प्लेटफॉर्म रहने का तैयार करता है। और ये कौन कौन से? जैसे शुष्क मरुस्थल 20% भाग है, पर्वतीय क्षेत्र 20% है, हिमाच्छादित बड़े क्षेत्र वो 20% है, अति उष्ण आर्द्र क्षेत्र 10% है। इस प्रकार से एक जलवायु के कारक भी पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करते हैं। कहने का मतलब कि इसमें जैव विविधता एक क्रियाशील रहती है।